हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम यहाँ पर जानते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर में बायो का कौन सा पोर्शन आपके पास आया है। ठीक है, जो भी बायो के क्वेश्चन होते हैं वो हम मार्क करते हैं वहां पर, और उसके बाद एक एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप 2018 का क्वेश्चन पेपर आप देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर भी चुके हैं। देख लेते हैं आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार से आपने सॉल्व किए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो एमसीक्यूज आपके पास आते हैं और जो एक एक नंबर के प्रश्न आपके पास आते हैं, उसे आप क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यूज में आप जानते हैं कि आपको सिर्फ टिक करना है, और एक एक नंबर के क्वेश्चन में आप लोग ये जानते हैं कि कई बार आपका जो उत्तर होता है वो एक ही शब्द का होता है, तो हम वहीं पर उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है बायो का, जिसमें आपसे पूछा गया था परागण और निषेचन में अंतर बताइए। ठीक है, बहुत सारे अंतर आपने देखे हैं, परागण और निषेचन में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो आपने कहा, सबसे पहले क्या होगा, परागण की प्रक्रिया होगी और उसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो परागण है, परागण का ही परिणाम है निषेचन, क्योंकि जब परागण की प्रक्रिया हुई तभी आपको यहाँ पे निषेचन देखने को मिला है। ठीक है, फिर आपने कहा कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, अपने डेफिनेशन के माध्यम से जाना, आपने डायग्राम के माध्यम से जाना क्या क्या डिफरेंस होता है परागण और निषेचन में। तो कैरेक्टर्स में क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी है, आपने कहा टाइप्स ऑफ प्रोसेस, किस प्रकार की, किस टाइप की प्रोसेस है, और आपने कहा पॉलिनेशन, तो आपने कहा बाहरी प्रोसेस है क्योंकि बाहर हो रही है, और आपने कहा फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है क्योंकि अंदर हो रही है। टाइम ऑफ अक्यूरेंस कब होती है, आपने कहा ये जो प्रोसेस होगी पॉलिनेशन की, वो फर्टिलाइजेशन से पहले होगी, निषेचन से पहले होगी, और निषेचन क्या है, परागण के बाद होगी। ठीक है, बेसिक फंडामेंट में आपने क्या कहा, आपने कहा यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी और फर्टिलाइजेशन की आपने पढ़ी। आपने कहा कौन सी प्रोसेस है, फिजिकल है या बायोलॉजिकल, आपने कहा ये फिजिकल है और ये बायोलॉजिकल है, बायोकेमिकल है। नीड्स ऑफ एजेंट में आपने कहा कि यहाँ पर एजेंट आपको चाहिए होंगे पॉलिनेशन में, यहाँ पर आपको कोई एजेंट नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर की बात यहाँ पे की गई है, आपने कहा कि यहाँ पे एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो नेसेसरी है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर, आपने कहा पॉलिनेशन का रिजल्ट होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, एम्ब्रियो का बनना या सीड का बनना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर आपने कहा 2 प्रकार की ट्यूब आपको बताई गई थी, पॉलन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का जो फंक्शन होगा वो होगा कहाँ पर, पॉलिनेशन में, परागण में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपने कहा फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब का यहाँ पे फंक्शन होता है जब हम बात करते हैं एनिमल की, और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर किसकी, प्लांट की, पादप की, तब आप यहाँ पर बात करते हैं पॉलन ट्यूब के बारे में। ध्यान रखिए, 2 ट्यूबों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको ये तो पता है पॉलन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब, दोनों ट्यूबों में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपने कहा पॉलन ट्यूब पाई जाती है, और अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पर आए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 आया था, जो कि 2 नंबर का प्रश्न आपके पास है। आपको बताना है लार क्या है, लार के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, लार क्या है और लार की क्या भूमिका है पाचन में। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसे भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था, जो कि आपका जो प्रीवियस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, वो ये था कि बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसमें आपको क्रॉस करके बताया गया था, आपने कहा था कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे इसके लिए, लिंग के निर्धारण के लिए, जिसमें आपने कहा आपके पास XX XY क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पेरेंट के क्रोमोसोम है जिसमें फीमेल है, और ये आपके पास आते हैं मेल। ये सारी जो चीजें हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिवीजन में से जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे।
अब आपने कहा कि जो फीमेल है उसमें एक ही प्रकार का गैमेट बना था, मेल में 2 प्रकार के गैमेट बने थे। अब आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, यानी कि गर्ल हो या बॉय हो, फीमेल के पास सिर्फ देने के लिए एक्स ही क्रोमोसोम है, ठीक है, जो एक्स दोनों में पाए जा रहे हैं। आपने कहा फीमेल में भी एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं और मेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है। तो फीमेल ने क्या किया, यहाँ पे फीमेल के पास देने के लिए सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम है। इसका मतलब वाई क्रोमोसोम आता है या नहीं आता है, ये निर्भर करता है कि यहाँ पर जो लिंक होगा वो किस प्रकार का होगा। आपने कहा अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होता है तो आपको यहाँ पर क्या मिली, गर्ल मिली, ठीक है। फिर आपने कहा कि फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मेल का वाई क्रोमोसोम अगर फ्यूज होता है तो आपको क्या मिला, को मिलता है, ठीक है। फिर आपने कहा कि अगर फीमेल का जो दूसरा सेम ही रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट इस एक्स क्रोमोसोम के साथ आया है वही इसके साथ भी आएगा, करके देख लेते हैं। आपने कहा अगर फीमेल के इस एक्स क्रोमोसोम से मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होता है तो आपको गर्ल देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपने कहा कि फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से अगर वाई क्रोमोसोम फ्यूज होता है तो आपको बॉय देखने को मिलता है। तो हो गया यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। अब बात आती है यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है हर क्वेश्चन पेपर में, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल रहा है। क्या पूछा गया है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल फॉलोइंग पार्ट्स इन इट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फूल का डायग्राम बनाना है जिसमें आपको क्या क्या चीजें दिखानी है, परागकोश जिसे आप क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। आपने कहा आपको परागकोश दिखाना है जिसे आप एंथर कहते हैं, वर्तिकाग्र दिखाना है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, अंडाशय दिखाना है जिसे ओवरी कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आए हैं, हमने बहुत बार ये जो डायग्राम है ये बनाया है, ठीक है। आपने कहा आपको क्या क्या बताना है, चलिए हो गया आपका जो फ्लावर का डायग्राम है यही आपका आता है, क्योंकि हम बहुत बार ये डायग्राम बना चुके हैं, अभी तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब आपने कहा आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे बतानी, सबसे पहले आपको बताना है एंथर, ये आ गया आपका एंथर जिसे आप कहते हैं पराग कोश, ठीक है। सेकंड आपको बतानी है स्टिग्मा, तो ये है आपकी स्टिग्मा जिसे आप क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और लास्ट आपको बताना है अंडाशय यानी कि ओवरी, जिसे आप क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ठीक है। ये तो है आपके क्वेश्चन का आंसर। अब बाकी अदर जो पार्ट है उनके नाम आपको अगर पूछे जाए तो आप कैसे बताएंगे, आप अदर पार्ट्स के नाम भी यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आपको पूरा ही क्या करना है, यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। जैसे कि आपको ये बताया गया है दल के बारे में जिसे आप क्या कहते हैं, पैटल कहते हैं, ठीक है। ये बताया गया है आपको बाह्य दल के बारे में जिसे आप क्या कहते हैं, सैपल कहते हैं। ये जो डंडी है किसकी, एंथर के नीचे जो डंडी है इसे आप क्या कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ ही रहा है इसलिए आपको अच्छे से पता है। अब ये आपने कहा ये तो आपको वर्तिकाग्र मिल गई है, ये आपने कहा वर्तिका है, ये क्या है, वर्तिका है। तो 3 पार्ट मिल गया आपको। आपने कहा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट आपका बाह्य दल है जिसे आप सैपल कहते हैं, जिसे आपने कहा पहला पार्ट है। फिर आपने कहा दल दूसरा पार्ट है। फिर आपने कहा एंथर और पुंतंतु को मिला के क्या बनता है, एंथर और पुंतंतु को आप कंबाइनली क्या कहते हैं, आपने कहा इसे हम कहते हैं स्टेमन यानी कि पुंकेसर, ठीक है। दोनों को मिला करके आप क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों को मिला करके आप क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंथर आता है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, ये है पॉलन ग्रेन जिसे आप क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं, ये है परागकण। अब आपने कहा कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण होता है इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को आप कहते हैं परागण। अब परागण ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एक्सेल होती है, एक्सेल होता है, ठीक है। अब ये जो पराग कण है, पराग कण के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होता है, ठीक है। अब ये अब जब यहाँ पे क्या हुआ, परागण की प्रक्रिया हो गई है तो यहाँ पे क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनती है। इस प्रकार से पॉलन ट्यूब जब बनेगी तो इस पराग कण से अब यहाँ पे क्या निकलेंगे, मेल गैमेट निकलेंगे। इस एक मेल गैमेट का ये क्या है, आपकी एक्सेल है, ठीक है, यानी कि फीमेल गैमेट है, और ये दोनों आपकी क्या है, मेल गैमेट है।
अब आपने कहा कि इस मेल गैमेट का इसके साथ फ्यूजन को आप क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब आपने कहा कि ये वाला जो एक मेल गैमेट का फ्यूजन तो इस एक्स सेल के साथ हो गया है, दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन यहाँ पर जो केंद्रक न्यूक्लियाई है इसके साथ हो गया है, तो इसे आप क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फ्लावर के पार्ट्स बताए गए हैं, कौन कौन से पार्ट्स। सबसे पहले तो आपको फ्लावर के पार्ट्स बताए गए हैं, फूलों के भाग बताए गए हैं, चारों भाग सबको पता हो गए हैं कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। पहली बात हमने ये की। क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 भाग पूछे गए थे, इसलिए आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपने सारे पार्ट्स के नाम लिख लिए हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आपने सिर्फ 3 पार्ट्स के नाम वहां पर बताए हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले फ्लावर के पार्ट्स यहाँ पर बताए, फिर हमने देखा कि परागण की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से होती है, फिर हमने देखा निषेचन किस प्रकार से होता है। अब ये बताइए कि अगर फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या आप लोग कर लेंगे? सर यहाँ पर लिखे हैं, उसे आप सारे बच्चे नोट कीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखें, आपके पास अगला जो प्रश्न है वो आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आए हैं, ठीक है। और कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? टोटल वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 2 भागों में आया है, क और ख। जो क वाला है वो 2 नंबर का आपके पास है, ख वाला 1 नंबर आपसे पूछा गया है। आपको पूछा गया है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है बताइए, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा आपने, क्या होता है रेस्पिरेशन, जीएचएस। श्वसन क्या होता है? सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन क्या होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हमने कहा हम ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे आप श्वसन कहते हैं। सिंपल सी जो डेफिनेशन है जिसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि श्वसन के क्या होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं, श्वसन अलग अलग प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और कोशिकीय श्वसन। 3 प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। श्वसन सिर्फ इतना नहीं है कि आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और CO2 को बाहर छोड़ा, इससे भी ज्यादा यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेस होते हैं। आपने कहा एक तो क्या होता है बाह्य श्वसन है, एक अंतः श्वसन है, और एक क्या है यहाँ पर कोशिकीय श्वसन है, ठीक है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी। अब इसी के बेसिस पे आपने कहा कि जो श्वसन है वो 2 प्रकार का आपके पास आया था, एक आया था एरोबिक जिसे आपने वायवीय श्वसन कहा, और एक आया था एनारोबिक जिसे आपने अवायवीय श्वसन कहा था। नाम से ही पता चल रहा है कि वायवीय श्वसन का मतलब है कि वायु यहाँ पर सम्मिलित है, अवायवीय का मतलब है कि यहाँ पे वायु सम्मिलित नहीं है। और कौन सी वायु यहाँ पे होगी, आपने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होगी, इसीलिए आप इसे क्या कह रहे हैं, अवायवीय श्वसन कह रहे हैं। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में वायवीय श्वसन होता है या अवायवीय श्वसन होता है, कौन मुझे बताएगा? चलिए तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि आप लोगों में कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है या अवायवीय श्वसन होता है। अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो आपसे क्वेश्चन ये था कि आप में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। आपने कहा जो हम में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन आपने कब पढ़ा था, जब आप बात कर रहे थे किसकी, ईस्ट की। पढ़ा था आपने अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है, और हम में क्या होता है, मनुष्यों में क्या होता है, यानी जीवों में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, यानी कि आप लोगों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब दोनों प्रकार के श्वसन में क्या अंतर है, सबसे पहला अंतर तो आपको पता चल गया है कि क्या होता है कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होगी, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होगी। पढ़ लें, आपने कहा ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस, यानी कि वायवीय श्वसन में ये है आपका वायवीय श्वसन, ये है आपका अवायवीय श्वसन, ठीक है। चलिए आपने कहा जो अवायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आपको बताया गया है इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जीव में और जो वातावरण है उसके बीच में क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। हम अपने वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसे हम वातावरण में छोड़ देते हैं, आदान प्रदान हुआ गैसेस का, ठीक है। अवायवीय श्वसन में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज देयर बट ऑक्सीजन गैस डज नॉट टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट आपने क्या कहा, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। वायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ पाए जाता है, कहाँ पाए जाते हैं दोनों, ये जो दोनों हैं वो पाए जाते हैं कोशिका में, ठीक है, कोशिका में, सेल में, यानी कि ये आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन के फलस्वरूप यानी कि श्वसन के फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन में हो क्या रहा है, ये बात हो रही है कोशिकीय श्वसन की, ठीक है, ये बात क्या हो रही है, कोशिकीय श्वसन की हो रही है। अब देखिए आपने कहा कि एक्चुअली में जो श्वसन की प्रक्रिया उसमें क्या हो रहा है, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा एक्चुअली में श्वसन में हो क्या रहा है। श्वसन में देखिए आपके बॉडी में क्या हुआ, पाचन हुआ, और पाचन के फलस्वरूप आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। अभी ग्लूकोज मिला है, अभी आपको ऊर्जा नहीं मिली है, ऊर्जा कैसे मिलेगी, इस ग्लूकोज को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो आपने श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन ने इस ग्लूकोज को तोड़ा, और जब इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन ने तोड़ा तो आपको एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, प्लस आपको क्या मिला यहाँ पे, CO2, ठीक है। और ये प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है, आपकी कोशिका के अंदर हो रही है, और इस प्रक्रिया को आप क्या कह रहे हैं, श्वसन कह रहे हैं, कोशिकीय श्वसन है। क्या है ये, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। अब कोशिकीय श्वसन यहाँ पर हुआ है, कहाँ पर हो रहा है, कोशिका के अंदर हो रहा है। कोशिका के अंदर कहाँ पर हुआ, आपने कहा साइटोप्लाज्म में हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है वो कहाँ पे होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। अगला अंतर आपने क्या देखा, अगला अंतर आपने क्या देखा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्लूकोज है वो किस किस में टूट रहा है, आपने कहा ये टूट रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस एनर्जी भी तो यहाँ पे बनती है। मेन प्रोडक्ट तो हमारा क्या है, एनर्जी है, प्लस एनर्जी, ई फॉर एनर्जी है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा। तो आपने कहा जब ग्लूकोज टूटा तो क्या क्या बना आपके पास, ऊर्जा बनी आपके पास, सेकेंड आपके पास CO2 बनी, जिस CO2 को आप बाहर छोड़ रहे हैं, और पानी भी यहाँ पर बनता है। अवायवीय श्वसन में क्या क्या चीजें बनी जब ग्लूकोज टूटा, आपने कहा यहाँ पर बना एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और ऊर्जा बनी। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ऊर्जा अवायवीय श्वसन में बन रही है वो कम होती है, और जो ऊर्जा वायवीय श्वसन में बनती है वो ज्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए प्रोडक्ट यहाँ पर क्या क्या बने हैं, ऊर्जा यहाँ भी बनी है, ऊर्जा यहाँ भी बनी है, लेकिन यहाँ ज्यादा ऊर्जा है, यहाँ कम ऊर्जा बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है। तीसरा प्रोडक्ट क्या बना, वाटर बना, और यहाँ पर क्या बना, अल्कोहल बना है। यही आपने कहा था फर्मेंटेशन में, जब आपने कहा था कि आप ईस्ट का उपयोग करते हैं। ईस्ट क्या करती है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका विखंडन करती है और उसके द्वारा वहां पर अल्कोहल बनता है, पढ़ा था आप लोगों ने, प्लस CO2 बनता है। आपने कहा जो ब्रेड का डो है आपका वो फूल कैसे जाता है, क्योंकि वहां पर ईस्ट ने क्या किया है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन किया है, उसके फलस्वरूप वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकली, और आपने कहा कि इसी यही कारण है कि जो डो है वो फूल जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा ऑल हायर ऑर्गेनिज्म सच एज मैमल परफॉर्म दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो जितने भी क्या है वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वे जंतु जिसका विकास अच्छे से हुआ है उसमें वायवीय श्वसन पाया जा रहा है, और कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट जैसे जो जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, अवायवीय श्वसन पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी पॉइंट तो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आपके पास आया है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसे खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो है क्वेश्चन नंबर 21। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, और अथवा में भी आपके पास प्रश्न आए हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है मानव पाचन तंत्र का, ये क्या है, पाचन तंत्र है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है या एलिमेंट्री कैनाल जिसे आप कहते हैं, और उसमें आपको बताना है स्टमक, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है जो कि रिपीट हो ही रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि जो फ्लावर का डायग्राम आपके पास आता है, फूल का चित्र बनाने के लिए आपके पास आ रहा है एक वो क्वेश्चन, और एक पाचन तंत्र का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, इसलिए मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको और में क्वेश्चन दिया गया है मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है जिसमें लंग्स को बताना है, जिसमें ट्रैकिया यानी कि श्वास नली को बताना है, डायफ्राम आपको वहां पर दिखाना है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में बात कर लें, ठीक है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन बार बार कर चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ये आपका क्या है, पाचन तंत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको बतानी है, एक तो आपको स्टमक बताना है, स्टमक यानी कि आमाशय, कहाँ पे आपका आमाशय, ये है आपका आमाशय। सेकेंड आपको क्या बताना था, लीवर बताना था, ये है आपका लीवर जिसे आप यकृत कहते हैं। तीसरा आपको क्या बताना था, लार्ज इंटेस्टाइन बतानी थी, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जिसे आप छोटी आंत कहते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिर्फ 3 पार्ट्स के नाम आपको बताने हैं, ऐसे ही करेंगे आप लोग। अब आपको करना क्या है, अदर पार्ट्स के नाम बताने हैं, जैसे कि कौन कौन से पार्ट छूटे हैं आपके, जैसे कि आप इसे क्या कहते हैं, नाम लिखिए फटाफट, अपनी कॉपी में आपने डायग्राम बनाया होगा, क्या कहते हैं आप नाम लिखिए जल्दी से, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क में आपको बताए गए हैं वो आपको नाम लिखने हैं। इजी क्वेश्चन था क्योंकि हर बार रिपीट हो रहा है और हम हर क्वेश्चन पेपर में सेम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए एक बार। अब इसका जो दूसरा खंड आया है आपके पास, जिसमें आपको क्या बताना है, श्वसन तंत्र बताना है, जिसमें आपको लंग्स, ट्रैकिया और डायफ्राम बताना है, ठीक है। तो देख लिया उसका डायग्राम, ये आपके पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आपका क्या आता है, श्वसन तंत्र आता है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें बतानी थी, क्वेश्चन आपको याद है। पहले सबसे पहले आपको लंग्स बताने हैं, कहाँ है आपके लंग्स, ये रहे, एक लंग्स आपका ये है और दूसरा ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताना था, ट्रैकिया, ट्रेकिया क्या कहाँ है, जिसे आप क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, ये आपका ट्रेकिया है, जिसे आप क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। तीसरा आपका था डायफ्राम, कहाँ है डायफ्राम, ये वाले जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, क्या है ये, डायफ्राम है। चलिए तो आपको क्या करना है, श्वसन तंत्र का जो चित्र है उसे अपनी कॉपी में एज इट इज बनाना है, तो बनाइए आप लोग, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने हर एक सिस्टम को यहाँ पे बनाना सीखा था, अलग अलग पार्ट्स हमने जाने थे। चलिए जल्दी से ड्रॉ कीजिए आप लोग डायग्राम को। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास 3 नंबर का है, जो कि 3 खंडों में आपके पास आए हैं, क ख ग में, क और ख आपके पास एक एक नंबर के आए हैं, जो ग वाला पोर्शन है वहां पर 2 नंबर का आया है, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछे कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, पाचन से संबंधित क्वेश्चन आपके पास आए हैं कि वसा का पाचन कहाँ होता है। ख में आपसे पूछे गए किसी पौधे में जाइलम निकाल देने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने किसी पौधे से जाइलम हटा दिया है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं समझा तथा समरूप अंगों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए, आपको एक्सप्लेन करना है। एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल आपको देने हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसे होमवर्क में करेंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। अब बात आते हैं जो क वाला खंड आपके पास आता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। तो आपने सबसे पहले तो ये याद कीजिए कि हमने कहा था कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, कौन यहाँ पे फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपने कहा था बाइल, पित्त रस जिसे आपने कहा था, कहाँ से हो रहा है, श्रावित आपके यकृत से, जिसे आपने क्या कहा, लीवर कहा, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आपने कहा यकृत से पित्त रस निकला,
पित्तरस कहाँ पे स्टोर हुआ? पित्ताशय में। अब ये पित्ताशय से में क्या हुआ? ये पित्तरस स्टोर हुआ। अब ये पित्तरस कहाँ जाता है? आपकी छोटी आंत में जाता है। तो आपने क्या बोला? पित्तरस किसमें मदद करेगा? आपने कहा वसा के पाचन में। वसा का पाचन कहाँ पे हुआ? आपने कहा छोटी आंत में। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वसा का पाचन कहाँ पे होता है? आपने कहा छोटी आंत में होता है। पढ़ ले पूरा आंसर यहाँ पर। The duodenum part of the small intestine receives bile from the liver that breaks the large fatty globules. अब यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अलग अलग पार्ट आपने पढ़े हैं। आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का जो भाग है ड्यूडेनम, उसमें क्या पहुंचता है? बाइल। बाइल यानी कि पित्तरस। ठीक है, पित्तरस को ही बाइल कहा जा रहा है। कहाँ से? यकृत के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जो लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स हैं उन्हें तोड़ता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इट रिलीज स्मॉल फैटी ग्लोब्यूल्स दैट आर फर्दर digested by the action of enzyme lipase to liberate fatty acid. Therefore, the digestion of fat occurs in small intestine. अब आपका आंसर सिर्फ इतना है कि जो आप क्या फैट का डाइजेशन होता है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में पित्तरस के द्वारा होता है। जो पित्तरस कहाँ से स्रावित हो रहा है? आपके यकृत से स्रावित हो रहा है। क्लियर है इतना आंसर? एक बार क्वेश्चन देखिए और अपना आंसर वहां पर पढ़िए। चलिए दूसरा पार्ट देखिए जिसमें आपसे पूछा गया कि किसी पौधे में आपने जाइलम अगर निकाल दिया है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम का कार्य क्या है। आपने कहा जाइलम का कार्य क्या है? जो जाइलम आपका, हम ख वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है, जो जाइलम था आपका वो क्या कर रहा था? जल और खनिजों का क्या कर रहा था? परिवहन कर रहा था। अगर जाइलम ही नहीं रहेगा तो आपने कहा ना जल का परिवहन हुआ ना खनिजों का परिवहन हुआ। अब जब जल का परिवहन नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले जल की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि अगर जल का परिवहन नहीं हुआ तो जल के कार्य आपको पता होने चाहिए। जल कहाँ कहाँ पे काम आ रहा था? आपने कहा जब आप बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की, जब आप बात कर रहे थे कि जो स्टोमेटा है आपका, जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपने कहा कि आपको 4 चीजें चाहिए। क्या क्या थी वो? आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और क्या था? हरित लवक, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं। अब आपने कहा यहाँ पे क्या है? पानी आया आपके पास। अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो यहाँ पर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाए तो पेड़ पौधे की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी यहाँ पे जल क्या कर रहा था? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। आपने कहा यह है गार्ड सेल, यह है गार्ड सेल। ठीक है, आपने कहा यह है स्टोमेटा क्लोज है। अभी अगर स्टोमेटा को ओपन होना है तो पानी यहाँ पे अंदर जाना चाहिए। जो H2O है वो क्या जाएगा? गार्ड सेल के अंदर जाएगा। गार्ड सेल के अंदर जब गया तो ये गार्ड सेल इस प्रकार से बल्ज आउट हो गई। स्टोमेटा ओपन हो गया। स्टोमेटा ओपन हो तो क्या हुआ? आपने कहा इसी स्टोमेटा से तो अंदर क्या जाएगी? CO2 जाएगी। ठीक है, और ये CO2 कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है? आपने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया आपको क्वेश्चन को क्या पूछा गया है? आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम के क्या कार्य हैं? जल और खनिजों का परिवहन करना। जल के क्या कार्य हैं? खनिजों के क्या कार्य हैं? अगर जाइलम ही नहीं रहेगा तो जल और खनिज का परिवहन नहीं होगा, और जल और खनिजों का परिवहन नहीं होगा तो जल और खनिजों की अनुपस्थिति में जो होने वाले नकारात्मक प्रभाव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है जिसमें आपने बायो के जो क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व किया है। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आप एक बार उन पर ध्यान दीजिए, और जो क्वेश्चन नए आ रहे हैं उन टॉपिक को आप पढ़ते रहिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।